प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह विद्या कुल में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। साथियों आज हम लोग जुड़ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और फिर धड़ाधड़ स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद का क्लासेस। ठीक है जी, चल ही रहा है सब कुछ। तो एक बार आप सभी को ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियोस को। दीपक रॉय जी कर रहे हैं टुडे इज माय बर्थडे, कोई विश कर दो यार। चलिए जी, मैं आपको हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ एवं सुखमय जीवन के मंगल कामनाएं आपको। चलिए जी, तो बच्चों एक बार शेयर कर दो सभी को ही अपने अपने दोस्तों के पास कि सारे बच्चे आकर के पढ़ लेंगे। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन जाएगा और आपको धड़ाधड़ लगाना है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिखेगा और अच्छे अच्छे सवाल है। और ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, आपको बना के अच्छा लगेगा, आपको इंपॉर्टेंट समझ में आएगा कि क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मतलब वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे चलें। एक सेकंड बच्चों। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए सेशन को। लेकिन शेयर तो जरूर किया करिए जी आप लोग, समझे जी। देखिए जी, आपके सामने सबसे पहला सवाल दिख रहा है। क्या है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। अब बहुत सारे बच्चे तुरंत से बेचैन हो जाएंगे क्योंकि उनके माइंड में तो पता है ब्रेविस जालक मतलब 14, ब्रेविस जालक मतलब 14। लेकिन सावधान, सावधान हो जाइए। इकाई सेल में ब्रेविस जालक की संख्या नहीं पूछा है कि कुल ब्रेविस जालक कितने होते हैं, ये पूछा है घनाकार क्रिस्टल में कितने ब्रेविस जालक होते हैं। ये सिर्फ क्यूबिकल के लिए पूछा है। तो घनाकार में 3 होता है साथी। तो यहां पे आपको 14 पे ध्यान नहीं देना है। कई बच्चे 14 लगा के सोचते हैं आह मजा आ गया ना। 3 एससी, बीसीसी और एफसीसी घनाकार में। ठीक है। एक अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से मिलकर बनी होती है। अब बच्चों के माइंड में कभी कभी क्या चलता है, जो सिर्फ लॉजिक बेस पे सोचते हैं कि यार चतुष्फलकीय रिक्ति 4 गोले से मिलकर बनी है तो पक्का अष्टफलकीय 8 गोले से मिलकर बना होगा। ऐसा नहीं होता है। चतुष्फलकीय रिक्ति यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, चतुष्फलकीय मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4 गोलों के संपर्क से मिलकर के बनती है। प्यारे बच्चों 6 गोले जब आपस में संपर्कीय होते हैं ना, तब जाकर के 8 फलकों वाला एक वॉइड तैयार होता है, जिनमें सभी के केंद्रों को मिलाया जाए तो 8 फलक मिलता है, 8 फेसेस, जिसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। लेकिन गोले कितने होंगे? 6 ही होंगे। तो आपको बिल्कुल यहां पे 8 पे फोकस नहीं करना है, 6 गोले होंगे। ठीक है ना। तो जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है, यह बात ध्यान में रखना है। जल्दीबाजी में कोई गलती नहीं करेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए कितने सराउंडिंग एटम होंगे? 6। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। अब ये 4 गुण दिया गया है, कह रहा है कि क्रिस्टल के कौन से गुण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। अब आप बड़े ध्यान से अंत तक मग्न होकर के पढ़िए कौन सा गुण। अब देखिए यहां पर क्रिस्टल की अगर बात किया जाए, ये कहता है कि विभिन्न दिशाओं में समान गुण, सुस्पष्ट द्रवणांक, निश्चित ज्यामितीय आकृति, उच्च अंतराणविक बल। भाई मेरे हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स, ज्योमेट्रिक शेप फिक्स्ड होना, क्लियर मेल्टिंग पॉइंट होता है, स्पष्ट होता है, निश्चित होता है, सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये गड़बड़ लग रहा है। क्रिस्टल के बारे में आपको पता है कि क्रिस्टल का जो क्या होता है, स्पष्ट द्रवणांक होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है, ज्यामितीय आकृति भी निश्चित होती है। निश्चित ज्यामितीय आकृति जिसकी होती है उसी को तो हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। यानी ये भी क्रिस्टल का गुण है, ये भी क्रिस्टल का गुण है। और उच्च अंतराणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हाई होता है, ये क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज होती है, ये क्रिस्टल का गुण है। लेकिन भैया सवाल में ये पूछा गया कि क्रिस्टलीय ठोस का कौन गुण नहीं है, कौन नहीं है। तो आप पहला ऑप्शन जो देख रहे हो, विभिन्न दिशाओं में समान गुण, जो पदार्थ ये गुण रखता है उस पदार्थ को समदैशिक पदार्थ कहते हैं।
कि वो समदैशिकता दिखा रहा है, समदैशिक कहते हैं उसको। लेकिन आप बताइए कि क्या क्रिस्टल समदैशिक होता है, आइसोट्रॉपिक होता है? नहीं, क्रिस्टल होता है असमदैशिक। यानी कि ये जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये जो है ये अक्रिस्टल का गुण है। किसका है? अक्रिस्टल का। ये अक्रिस्टल का गुण है। क्रिस्टल क्या होता है जी? समदैशिक होता है। तो ये क्रिस्टल का गुण नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है जी। सर मैं आपका एक्स स्टूडेंट हूँ, 12th में अच्छा मार्क्स आया आपकी वजह से। अरे नहीं, आपके मेहनत से आया। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं बच्चों। पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है, पोटेशियम की बात करें या NaCl क्रिस्टल की संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें कि सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है, तो आपको पता है ये बात कि सोडियम क्लोराइड हो चाहे वो पोटेशियम हो, या फिर पोटेशियम की बात करें, की बात करें, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो FCC की तरह होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल की तरह होता है कि 8 कोना पर एक एक कण के अलावा 6 फलक के केंद्र पर भी एक एक कण रहते हैं। तो हम इसको कहेंगे कि ये FCC होता है, फलक केंद्रित घनीय जालक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में इनका स्ट्रक्चर होता है, NaCl हो चाहे पोटेशियम हो। 2 सवाल एक में मर्ज है अथवा में दिया गया है। क्लियर है? यहां पर भी ब्रैग समीकरण ध्यान से समझिएगा। ब्रैग का इक्वेशन क्या है? WL ब्रैग, WB ब्रैग, इन दोनों ने एक्सरे वाली क्रिस्टल संरचना से, क्रिस्टल से एक्सरे वाला जो उन्होंने स्टडी किया था, क्रिस्टलीय तलों के बीच की डिस्टेंस को लेकर के जो भी उन्होंने प्रयोग किया, उसके बाद एक इक्वेशन जो निकल के आया था वो कुछ ये आया था, n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। अब कई बार यहां पर ऐसे लैम्डा बराबर 2/n d साइन थीटा कर देगा, या फिर n लैम्डा बाई 2d बराबर साइन थीटा कर देगा। तो आपको ना इन सब चीजों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। यहां पर n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा डायरेक्ट दिया हुआ है, ये ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा हो जाएगा साथियों। तो क्लियर है? मैं आशा करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगा। जीवन में मुश्किलें आएंगी, तकलीफ होगा, संघर्ष की रात कई सारी होंगी, नींद नहीं आती है, तड़प होगी, बेचैनी होगी, लेकिन मतलब ये वही बात हो गई कि जब आप मंजिल की प्राप्ति के लिए घर से निकल जाते हैं ना, तो घर से निकलने के बाद और मंजिल तक पहुंचने के जो बीच का सफर होता है ना, ये बड़ा मजेदार होता है। ये आपको वो सिखाता है जो मंजिल पे पहुंचने के बाद भी सीखने को नहीं मिलता है। तो ये बीच के सफर में है अभी आप, कि आप मंजिल की तलाश में निकल चुके हैं, रास्तों में कदम बढ़ रहे हैं, आगे कांटे आ रही है, कई सारी समस्याएं आ रही है, कई सारे उलझने आ रही है, लेकिन इन सब को झेलते हुए आपका कदम आगे बढ़ रहा है। मतलब ये लर्निंग इतना आपको, इतना एक्सपीरियंस देगा, इतना ज्यादा अनुभव देगा आपको कि आप मजबूत हो जाइएगा। प्रतिदिन अपने लक्ष्य पर काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, यही आपकी जिंदगी की उपलब्धि दिलाएगा, यही आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ठीक है जी। देखिए ब्रैग ने अपने इक्वेशन में सक्सेस हो गया, ब्रैग समीकरण अपना निकाल दिया। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? क्रिस्टल जालक के अंदर तरह तरह के बिंदु दोष, क्रिस्टलीय दोष पाए जाते हैं। उनमें एक दोष आपको मिलता है स्टोकियोमेट्रिक में, शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष जब होता है, और ये दोष क्या है? क्रिस्टल जालक से समान संख्या में दुल्हा और दुल्हन गायब हो जाए, मतलब धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं। दुल्हा और दुल्हन का मतलब क्या है? एक प्लस एगो माइनस, समान संख्या में एगो प्लस एगो माइनस गायब हो गया, 2 प्लस 2 माइनस गायब हो गया। और ये जाते कहां हैं? तारों के शहर में। ये जाते कहां हैं? तारों के शहर में चले जाते हैं। तो बराबर संख्या में जब क्रिस्टल जालक से आयन गायब हो जाते हैं, तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को शॉर्टकी दोष अथवा स्कॉटकी दोष कहते हैं। अब जब ये पहले दोष नहीं था, तब जालक का घनत्व अलग था, क्योंकि कणों की संख्या अलग थी।
लेकिन जैसे ही कुछ कण गायब हो गए तो घनत्व पे निश्चित रूप से असर पड़ेगा, और जब गायब हो गए मतलब कणों की संख्या डिक्रीज हो गई, कम हो गई, तो घनत्व भी कम हो जाएगा। तो यहां पर घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी कि चेंजेस दिखेगा, डिक्रीज कर जाता है। आगे चलिए आप लोग पढ़ाई पर फोकस। सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना है, सीजियम क्लोराइड CaCl की अगर हम क्रिस्टलीय संरचना की बात करते हैं, सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टलीय संरचना की बात करते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो BCC होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। 8 कोना के अलावा एक सेंटर में कण रहता है, तो वो होता है BCC। तो ये BCC हो जाएगा। और ये अंतर जो देखने को मिलता है कि CaCl हो और एक NaCl हो, ये मैं क्वेश्चन करवाया था आप लोग कि ये BCC दिखाता है और ये FCC दिखाता है, जबकि सूत्र एक जैसा दिख रहा है, NaCl CaCl समानता है, सिमिलरिटी है, लेकिन स्ट्रक्चर फिर भी अलग अलग है। ये रीजन है त्रिज्या अनुपात के कारण। निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है, यानी कि अक्रिस्टलीय पदार्थ कौन है? क्रिस्टल वो होता है जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है। आगे चलो बच्चों, चैट आप लोग का आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है? हाँ वीडियो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन बेरवादार है? अक्रिस्टलीय की बात किया है, जिसके निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? अक्रिस्टल। अब देख लीजिए, ग्रेफाइट क्रिस्टल होता है, क्रोम एलम क्रिस्टल होता है, सिलिकॉन कार्बाइड क्रिस्टल होता है, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास क्रिस्टल नहीं है, ये अक्रिस्टल है, एमोर्फस सॉलिड है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? पिंड केंद्रित की बात हो रही है, BCC की बात हो रही है, बॉडी सेंटर्ड की बात हो रही है, जिसमें आपको पता है कि 8 कोना पर एक एक कण रहते हैं, 8 कोना पर एक एक कण रहेगा। अब वो एक कण क्या हो सकता है? अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है। अब इन और इसके अलावा एक सेंटर में भी रहता है, एक यहां सेंटर में भी रहता है। अब सॉल्यूशन ये है, इसकी कुल कणों की संख्या निकालिए कि क्रिस्टल के अंदर, इकाई सेल के अंदर कितना इसका टोटल कण का हिस्सा मिल रहा है। तो 8 का 1/8 प्लस में 1 तो अपना 100% है, तो ये 1 प्लस में 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 ऑप्शन आ जाएगा। घोलक के, घोलक का मतलब सॉल्वेंट, विलायक के 1 kg में उपस्थित घुल्य, घुल्य को हम क्या समझते हैं? विलय कहते हैं, विलय, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉल्यूट। तो अगर 1 kg विलायक के अंदर कितना मोल विलय घुला हुआ है, ये जो हम पता करते हैं, इन मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोल लता या मोल रता या नॉर्म लता या मोल प्रभाज, क्या कहिएगा? देखिए केजी की बात किया है इसलिए हम इसको मोल लता कहेंगे, मोलालिटी कहेंगे। अगर ये लीटर की बात किया होता कि प्रति लीटर में घुले हुए, तो हम क्या कहेंगे इसको? अगर हम लीटर की बात करते तो कहते कि वो क्या है। देखिए कुछ बच्चे सिलेबस को लेकर के परेशान हो रहे हैं, मैं सिलेबस पर अलग वीडियो बना दूंगा, कल आपको वीडियो में दे दूंगा पूरा अच्छे से सब कुछ समझ करके कि क्या क्या चेंजेस है, क्या परिवर्तन है, क्या पैटर्न है आपका। तो आप लोग परेशान मत होइए आज, ठीक है। तो अभी हम लोग, क्योंकि फिर वीडियो में आप इस वीडियो को जब दोबारा देखोगे ना तो कहोगे यार क्या बकवास कर रहा है मास्टर, गजब बेइज्जती यार अपनी करा रहा हूं मैं। बेइज्जती नहीं करा रहा हूं, ये होता है, मुद्दे की बात हो, क्वेश्चन चल रहा है तो बस ये बात किया जाए। और ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है ये वीडियो मैं अलग से दे दूंगा, तो आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगेगा। मोललता, मोलालिटी, अगर ये प्रति लीटर की जब बात कर लेता ना तो हम क्या करते हैं? मोललता बता देते। समुद्री जल का परासरणी दाब लगभग 30 ATM के बराबर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर सी वाटर कितना? अप्रॉक्स 30 ATM। परासरणी दाब तब बढ़ता है कब? जब, देखिए सवाल पूछा हुआ है ये सब, पाई वी बराबर NRT आप पढ़े हैं, पाई वी बराबर NRT आप पढ़े हैं ना। अब इसमें पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। आप देखिए कि जो पाई है
ये सीधा समानुपाती जा रहा है किसका? इस टेम्परेचर का। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो पाई बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो पाई भी घटेगा। तो यहां पर परासरणी दाब बढ़ता है कब? जब ताप बढ़ता है। ताप बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ऑप्शन ए। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? इलेक्ट्रोलिसिस का रूल किसने दिया था? वो लॉ किसने दिया था? क्या लैमार्क ने दिया था? नहीं। क्या ओस्टवर्ल्ड ने दिया था? नहीं। क्या आर्हेनियस ने दिया था? नहीं। ये फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। समझ गए सभी कोई? तो प्यारे बच्चों खूब रगड़ के रिवीजन करो और बहुत ध्यान से सुनो। मैं सिर्फ एबीसीडी टिक नहीं लगा रहा हूं। टिक लगाने के लिए आपके पास कई सारी पुस्तकें भी होंगी। कॉन्सेप्ट को समझना है। ऐसे पढ़ो कि इससे रिलेटेड कुछ चीजें और सही हो जाए। अब फैराडे ने वैद्युत अपघटन के संबंध में कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। पहला नियम क्या कहता है? एम बराबर जेड सी टी। ये पहला नियम है। अब कई बार फैराडे का प्रथम नियम ये पूछ देता है निम्नलिखित में से फैराडे का प्रथम नियम कौन है? दूसरा क्या था? M1 बट्टा M2 बराबर Z1 बट्टा Z2 बराबर E1 बट्टा में E2। बस ये दूसरा आपने पढ़े होंगे। तो 2 नियम थे वैद्युत अपघटन के, फैराडे ने जो दिया था। आ ही गया भैया। फैराडे का प्रथम नियम क्या है? M बराबर जेड सी टी या ई सी टी। बात बराबर है। वहां पर J कांस्टेंट था, Z, यहां पर E कांस्टेंट है। बात सही है। M बराबर ई सी टी या जेड सी टी। तो चीजें आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? देखिए जी, M बराबर जेड सी टी। अब यहां पर आपको समझना है कि M जो होता है ये समानुपाती M बराबर जेड क्यू होता है, Q बराबर आई टी होता है। Z बराबर क्या हो गया? M बट्टा में Q। M क्या है? M ग्राम में जाएगा क्या? बोलिए सभी कोई फटाफट से, हाँ या ना? जल्दी से बता दो सभी बच्चे, फटाफट। ला 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 रे। बच्चों का जवाब बी है। ठीक है, बस यहां पहुंच ही गए हो। और क्यू आवेश है तो कुलंब हो जाता है, तो ग्राम प्रति कुलंब। ग्राम प्रति कुलंब। आगे देख लीजिए, चालकता। यहां पर विशिष्ट चालकत्व की बात की गई है। विशिष्ट चालकत्व की बात की गई है, यानी कप्पा की बात की जा रही है। और कप्पा आप जानते हैं, कप्पा बराबर क्या होता है? कप्पा बराबर 1/ρ होता है। अब रो का क्या होता है? ओम सेंटीमीटर। अब हम 1 जब कर देंगे तो ये इनवर्स हो गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये कप्पा है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, तो आप लोग यूनिट जरूर याद रखिए। ये कह रहा है NaCl का तनु जलीय विलयन में कैथोड पर क्या मुक्त होने वाला है? कैथोड पर जलीय विलयन की बात कर दिया। NaCl प्लस में H2O है। अब रिएक्शन कराने पर क्या बनता है? NaOH प्लस में H2 प्लस में Cl2। कैथोड पर हाइड्रोजन मिलता है। लेकिन अगर केवल NaCl का द्रवित पदार्थ रहता, द्रवित NaCl रहता, सीधा सीधा कहूं द्रवित NaCl रहता, तब जाकर के वो कैथोड पे मिलता। किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसके एक्टिव मास पर डिपेंड करता है। क्रिया करने की जो दर है, जो R है, वो डिपेंड करता है एक्टिव मास पर। सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय एक्टिव मास पर। किसी भी अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक है, अगर उत्प्रेरक पॉजिटिव हुआ तो R का मान क्या करता है? बढ़ाता है। और अगर ये निगेटिव हुआ तो R का मान क्या करता है? घटाता है। मार्केट में हॉर्लिक्स भी है, मार्केट में पॉइजन भी है। गंदा गाना सुनिएगा दिमाग में गंदगी बैठेगी, अच्छा गाना सुनिएगा दिमाग में अच्छाई आएगा, कुछ एनर्जी मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, करने के लिए, सोचने के लिए। हॉर्लिक्स मिलता है, हॉर्लिक्स खाइएगा शरीर को तंदुरुस्ती मिलेगी। पौष्टिक आहार खाइएगा, शरीर में न्यूट्रिशन बढ़ेंगे, पोषक तत्व की वृद्धि होगी। लेकिन अगर पॉइजन खाइएगा तो सेल डेड होगा, आदमी मर जाएगा।
तो यहां पर दो तरह की चीजें हैं, पॉजिटिव उत्प्रेरक भी होता है कैटलिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक देंगे तो ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई आकर के पॉजिटिव कहा, अरे वाह क्या बात है, इतना देर पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा, खूब मेहनत करो, वाह वेल डन, शाबाश, आप अप्रिशिएट हो जाओगे, हो गया यार मजा आ गया, अगली बार 1 घंटे और बढ़ाएंगे पढ़ने के लिए। और कोई आ करके ये बोले यार क्या बकवास कर रहे हो, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, फलाना पढ़ गए, हाउ पढ़ लिए, एमएससी कर लिए, बीएससी पीएचडी कर लिए, क्या कर रहे हैं, गांव पे तो बैठे हुए हैं, काहेला टाइम पास कर रहे हो, आके टेम्परेचर आपका डाउन कर दिया, गिरा दिया आपको। अब आप सोचोगे यार सही बोल रहे हैं, चल यार घूम के आते हैं, बाद में देखा जाएगा, पढ़ाई, निगेटिव हो गए आप। तो डिपेंड करता है कि वो कौन है, पॉजिटिव है या निगेटिव। तो अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो वो आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अगर निगेटिव होगा तो अभिक्रिया की दर को घटाता है। कुल मिला के अगर सामान्यतः उत्प्रेरक की बात की जाए तो ये वेग को बढ़ाता भी है एवं घटाता भी है, ये वेग को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। समझ गए आप सभी कोई जी, वेरी गुड, आगे चलिए। H2 प्लस Cl2 सनलाइट 2HCl। मैं आप लोग को बताया था कि बच्चों जब भी कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन हो, कोई भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हो, भैया जहां भी दिख जाए, आपको आपके नजर में पड़ जाए कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है और कोटि पूछ रहा है, उसका ऑर्डर पूछ रहा है, तो वैसे तो आपको पता है कि जो कोटि होता है वो प्रैक्टिकल वैल्यू होता है, ये थ्योरेटिकली नहीं निकाला जा सकता, ये प्रैक्टिकली निकाला जा सकता है। तो प्रैक्टिकल वैल्यू है, तो आपके पास जो रिएक्शन है, जैसे N2 प्लस अमोनिया वाला जो विघटन है प्लेटिनम की उपस्थिति में, वो शून्य कोटि की है। आपके पास प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, शून्य कोटि की है। तो इनका ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, जीरो होता है, बस देखिए और जीरो लगा दीजिए, जीरो लगा दीजिए, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अगर यहां पर CH3COO2H5 का जल अपघटन पूछ दिया जाए, जिसमें आपको एथेनोइक एसिड और एथेनॉल मिलता है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का वैल्यू याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दे रहा हूं, 0.693/K होता है। आप पढ़े भी होंगे अपने ट्यूशन सेंटर में या कहीं भी क्लासेस कर रहे होंगे, तो कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हाफ लाइफ होता है, अर्ध आयु का मान होता है। अब ये देख लीजिए, ये क्या प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है, ना तो टेम्परेचर पे ना प्रेशर पे, कहीं कुछ भी इसमें दिख रहा है नहीं, इनमें से कोई नहीं। यार इनमें से कोई नहीं की जगह इनमें से सभी होना चाहिए, ऐसे ही तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। क्योंकि वो प्रारंभिक सांद्रता पर भी डिपेंड नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है टी हाफ का वैल्यू। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? देखिए वेग स्थिरांक आर बराबर, अगर अभिक्रिया प्रथम कोटि का है, अगर अभिक्रिया प्रथम कोटि का है, इसका मतलब के और सांद्रता के पावर में 1 होगा। अगर शून्य कोटि का होगा तो 0, द्वितीय कोटि यानी सेकंड ऑर्डर का होगा तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब आर का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है ना जी सर। के एक यहां पे सांद्रता है, सांद्रता का क्या होता है आपको पता है? सिर्फ होता है मोल प्रति लीटर और इसके पावर में 1 है। भैया मोल से मोल कैंसिल आउट हो गया, प्रति लीटर से प्रति लीटर कैंसिल हो गया, के का मात्रक क्या बच गया? सेकंड इनवर्स, यानी यहां पर समय इनवर्स हो जाएगा, टाइम इनवर्स। आगे देख लीजिए, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। क्या वेग व्यक्त हुआ है? आर बराबर के a⁴ और ये साथ में b है। कह रहे हैं कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? यहां पर रेट लॉ इक्वेशन दिया है, देख लीजिए, यहां पर पावर में यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 2 + 1, क्योंकि ऑर्डर तो वही होता है ना, जो सांद्रता वाला पद होता है, कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर होता है उसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 2 + 1 बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 3। ठीक है,
आगे बढ़े हम लोग। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। ये वही बात आ गई बच्चों, निर्भर नहीं करता है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो वेग है वो डिपेंड नहीं करता है। गड़बड़, हाँ वेग स्थिरांक है ना, वही तो बोले हम। वेग स्थिरांक ये आरंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता। प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है तो नहीं करता है। तो वहां पर भी था प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा, प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा। यहां पर भी अभिक्रिया के सांद्रता, अभिकारक के सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा। वहां पर भी वही था जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वो देखा था। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है, क्योंकि रीजन क्या है कि R बराबर K हो जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का वैल्यू पूछ दिया, 0.693 बट्टा में K हो जाता है, क्योंकि ये दे दिया है टी हाफ। कब? जब ऑर्डर एक हो, जब कोटि एक हो। और जब ये शून्य कोटि का होता, जब ऑर्डर 0 हो, तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, याद रखने की चीज है, A बट्टा में 2K। ठीक है, चलिए, तो 0.693 बट्टा में K। अगला सवाल, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है? आपको पता है R बराबर K हो जाता है। कब? जब ऑर्डर 0 होता है तब। क्यों भैया? क्योंकि शून्य कोटि का मतलब क्या पढ़ते हो, R बराबर K, A की सांद्रता के पावर 0। प्रथम कोटि रहता तो 1 रख देते, द्वितीय कोटि रहता तो 2 रख देते, लेकिन ये तो 1 हो गया ना, तो R बराबर क्या बच गया, K। अब R क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, तो यही तो होगा K का मात्रक। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड यहां पर है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा यहां पर। अगला सवाल देख लीजिए, द्वितीय कोटि दूसरे क्रम की अभिक्रिया में K का मात्रक क्या होगा? यानी आपसे R बराबर K A⁻², इस इक्वेशन के लिए K का मान पूछा है। इस इक्वेशन के लिए तो R क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड बराबर K, और ये सांद्रता है जिसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ये 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, हमें तो K चाहिए ना। अब सुन लीजिए, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड बट्टा में क्या आ गया, मोल प्रति लीटर का स्क्वायर, स्क्वायर आ गया। तो अब सोचिए, मैं एक काम करता हूं, यहां पर ऐसे लिख देता हूं और ये -2 गुना कर दिया हमने, तो 1 मोल से 1 मोल कैंसिल हो गया, बराबर में क्या बच गया, K। तो K बराबर क्या बच रहा है, 1/मोल, मोल मतलब मोल ऊपर चला गया तो मोल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है सर, ये -1 है, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2। अब लीटर पे -1 +2 लीटर ही बचेगा, -1 और +2 क्या बचेगा, लीटर बचेगा, और सेकंड इनवर्स बचे। ये कहीं ऑप्शन में है, मोल इनवर्स लीटर प्रति सेकंड ऑप्शन में नहीं है, तो हम यहां पे लगाएंगे इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि मोल पे इनवर्स होता तो मोल पे इनवर्स नहीं है, और लीटर है पर यहां पे सेकंड इनवर्स नहीं है, तो गड़बड़ है, तो डी हम लगा देंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आ गया 2017 में पूछा हुआ सवाल कि जब ऑर्डर 0 हो, 0 ऑर्डर हो, यानी कि शून्य कोटि हो, तब उसके लिए जो होता है बच्चों, T1/2, टी हाफ का जो वैल्यू होता है A/2K, जहां पर A क्या होता है, A क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता। K तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो कुल मिला के हम कहते हैं कि जो टी हाफ है ये समानुपाती हो गया, सीधा समानुपाती A का, सीधा समानुपाती जा रहा है, तो ये सीधा समानुपाती हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो ये ध्यान रखना है। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B/C है, इसके लिए कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है और इसके लिए दर क्या होगा, दर यानी कि R क्या होगा। तो भाई इसकी इस इक्वेशन के लिए R क्या लिखोगे, R समानुपाती A की सांद्रता के पावर 0, B की सांद्रता के पावर 0। अब कहोगे सर 0 क्यों लिख रहे हो आप, क्योंकि कोटि शून्य है, यहां पे लिखा गया है। तो R बराबर K लग गया,
ए के पावर में 0 और बी के पावर में 0। देखिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है, क्योंकि यहां पे कोटि क्या लिखना है बच्चों? शून्य, 0 लेना है आपको कोटि। आगे चलिए, रासायनिक अधिशोषण एक अभिक्रियाएं होती है। रासायनिक अधिशोषण, अधिशोषण यानी कि एडसॉर्प्शन, दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल में क्या होता है कि वीक वान डेर वाल्स फोर्स लगा होता है, बहुत ही कमजोर बल लगा होता है, जिसकी वजह से वो रिवर्स हो सकता है या होता भी है। यानी कि भौतिक अधिशोषण जो होता है वो उत्क्रमणीय होता है, लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय नहीं होती है। चिपक गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड के साथ चिपकता है, तो फिर वो रिवर्स नहीं होगा, यानी वो इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है, वो उत्क्रम नहीं होगा, फिर वापस अपने प्रीवियस सिचुएशन में नहीं जाने वाला। तो हम कहेंगे कि ये अनुत्क्रमणीय होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन, जिसको केमियोजॉर्प्शन भी कहते हैं, वो इरिवर्सिबल होता है, केमियोजॉर्प्शन। ठीक है जी। रासायनिक अधिशोषण में सिर्फ एक परत होता है, लेकिन भौतिक अधिशोषण में परत बर परत होता है, यानी कि वो बहु आणविक स्तर बनाता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, लेकिन ये सिर्फ सिंगल लेयर बनाता है, तो एक परत। क्योंकि बात किसकी किया है? केमिजॉर्प्शन, यानी कि रासायनिक अधिशोषण, केमिकल एडसॉर्प्शन की बात किया। तेल को वसा में बदलना है, हाइड्रोजनेशन की जरूरत पड़ती है। वनस्पति तेल को वसा में बदलने के लिए आप क्लास 10 से पढ़ते आए हो कि हाइड्रोजनीकरण, और हाइड्रोजनीकरण के लिए विशिष्ट उपयुक्त उत्प्रेरक क्या है? इन सभी में जो दिया हुआ है निकेल होता है। क्या होता है? निकेल होता है। तो आप तेल को निकेल के माध्यम से वसा में बदल सकते हैं। दूध एक उदाहरण है इमल्शन का। दूध एक पायस का एग्जाम्पल है। किसका? पायस का। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल घोल नहीं है? देखिए जी, धुआं, गोंद, दूध, ये कोलाइडल है, लेकिन जल तो एक प्रकार का सिर्फ विलायक है। तो जल जो है वो कोलाइडल विलयन नहीं है, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है, घोल नहीं है, तो अभी तो सिर्फ प्योर जल है ना, विलायक है। तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन पायस कहलाता है। ठीक है जी। इमल्शन, अब यहां पर देखो ऑप्शन वही दे दिया गया है, तो ये हम लगा देंगे। उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले अगर किसी ने किया था तो वो बर्जिलियस ने, जे बर्जिलियस। भौतिक अधिशोषण की क्रिया क्या होती है? रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, इसके लिए ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं पड़ती है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल की जरूरत पड़ती है, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन रासायनिक के लिए 40 से 400। अगला देख लीजिए, अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है? यह एक पृष्ठीय घटना है, सरफेस से रिलेटेड घटना होती है, इसीलिए इसको सरफेस फेनोमेनन कहा जाता है। पृष्ठीय घटना कहा जाता है क्यों? क्योंकि वो सतह से रिलेटेड होती है। अधिशोषण, अधिशोषण में क्या होता है? अधिशोषक की सतह पर, किसी ठोस पदार्थ की सतह पर द्रव या गैस के अणु आके चिपक जाते हैं, तो वो अधिशोषण हो गया। ठीक है जी, तो ये पृष्ठीय घटना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? देखिए, जिंक का, बॉक्साइट जो है वो जिंक का अयस्क नहीं है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। लेकिन बाकी जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइट, ये तीनों जिंक का ही है। लेकिन बॉक्साइट जो दिख रहा है आपको, ये बॉक्साइट, ये जो है किसका दिख रहा है? एल्यूमिनियम का है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट कौन राइट है ये पूछ रहा है आपसे, करेक्ट है वो पूछ रहा है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, एक कथन ये है। दूसरा है कि सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार भस्म नहीं है, इनमें से सभी। देखिए, करेक्ट की बात किया है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, सभी स्टूडेंट्स टॉपर है, सभी स्टूडेंट्स टॉपर नहीं है, नहीं, सभी स्टूडेंट टॉपर होंगे या हो सकते हैं, और एक है कि सभी टॉपर्स स्टूडेंट हैं। अब अगर 100 बच्चे हैं तो 100 टॉपर्स ही नहीं ना होगा, टॉपर तो कोई 1 2 5 ही आएगा, एक रैंकिंग होगी इस लेवल पे। तो सभी स्टूडेंट टॉपर है ये मुश्किल है, लेकिन सभी टॉपर्स स्टूडेंट ही है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो जिस खनिज से, जिस मिनरल्स से अयस्क, धातु का निष्कर्षण किया जाता है, धातु निकाला जाता है,
उस खनिज को ही अयस्क नाम दिया गया। तो अयस्क एक प्रकार का खनिज ही है, लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या सभी खनिज अयस्क कहलाएंगे? नहीं। जब सभी खनिज अयस्क ही होता तो स्पेशलिटी किस बात की आती? अयस्क उस खनिज को क्यों कहा जाता? नहीं कहा जाता, खनिज ही रहने देते। लेकिन यहां पर कैटेगरी ये बन गई कि हम धातु, जैसे कोई भी एल्यूमिनियम जैसे धातु है, एल्यूमिनियम को क्या हम एल्यूमिनियम के सभी खनिजों से निकालेंगे? नहीं। जिससे निकालने में कम खर्च लगे, सुविधा से निकले, यानी कि आसानी से। तो जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण कम खर्च में और आसानी से निकल जाए, उस खनिज को अयस्क कहा गया। यानी कि जितने भी अयस्क होंगे वो सब खनिज होंगे, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होगा। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट सही है। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट एन ओर्स। ठीक है जी, आगे चलिए जी। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, मिनरल्स जहां से मेटल निकाला जाता है, क्या बोलते हैं उसको? ओर्स कहते हैं, यानी कि अयस्क कहते हैं उसी को, अभी जो हमने चर्चा किया। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है? अगर हम कॉपर के मुख्य अयस्क की बात करें, कॉपर के मुख्य अयस्क में कॉपर ग्लास पहले आता है। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी को। जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? चूंकि ये पढ़ा हुआ है आपका, 10th में भी पढ़े आप। जिंक ब्लेड मतलब कि ZnS की बात कर रहा है। अब जो भी सल्फाइड अयस्क होते हैं, इन सल्फाइड अयस्कों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फेन प्लवन विधि। सल्फाइड ओर्स के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, यानी कि फेन प्लवन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, तो फेन प्लवन विधि को इस्तेमाल करिएगा। ठीक है जी, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि है, इंप्यूरिटीज है, जो ओर्स के अंदर पाई जाती है, जो अयस्कों में पाई जाती है, उसको हम कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं जी? गैंग। ये अशुद्धि है। अब इस गैंग को निकालने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाते हैं वो क्या होगा? फ्लक्स। और गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर के स्लैग बनाता है, धातुमल बनाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए जी। कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला पूछा हुआ सवाल है, CuFeS2। CuFeS2, CuFeS2 यहां पे है कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। हेमाटाइट किसका है? आयरन का, याद रखिएगा। मैलेकाइट कॉपर का अयस्क होता है। मैलेकाइट किसका होता है? कॉपर का। यही सब सवाल देखिए कितना छोटा छोटा है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी धातु भूपर पट्टी के अंदर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? Which of the following metals is found in abundance in the earth's crust? वो होता है एल्यूमिनियम। सीने बार किसको कहते हैं? सीने बार HGS को कहते हैं या PBS को? HGS को कहते हैं। PBS तो गैलेना होता है ना। कमेंट क्यों रुका हुआ है आप लोग का? चलिए मैं भी थोड़ा वीडियो खोल लूं, कमेंट दिख जाए। चलिए सी इसका मत दीजिए। अच्छा, पिछले वाला का दे रहे हो क्या? हाँ, ए आने लगा। ठीक है जी बच्चों, HGS को ही कहते हैं, HGS। बहुत बढ़िया, सही जवाब है आप लोग का। एल्यूमिनोथर्मिक विधि से निष्कासित निष्कर्षित किया जाता है किसको? क्रोमियम को। जो सीधे कोक के द्वारा, कार्बन के द्वारा, प्रगलन विधि द्वारा अवकृत नहीं होता है, रिड्यूस्ड नहीं होता है, वैसे के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं? एल्यूमिनोथर्मिक विधि का। विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा किसको शुद्ध करते हैं? वैद्युत अपघटन की विधि द्वारा कॉपर को। किसको? कॉपर को। ये याद रखना है। गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? जब भी गैंग और फ्लक्स, मैं आपको क्या बताया कि बच्चों अयस्क में क्या पाया जाता है? जो अशुद्धि है, अयस्क में जो अशुद्धि होता है हम उसको नाम क्या देते हैं? गैंग। अब इस गैंग को हम निकालना चाहते हैं तो क्या मिलाते हैं? फ्लक्स। अब ये गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? स्लैग, जिसको धातुमल कहते हैं। क्या कहते हैं? धातुमल। स्लैग भी लिख देता है ऐसे ही। तो अगर धातुमल लिखे या स्लैग ऐसे भी लिखे तो बात समझ जाइएगा आप सभी कोई, नहीं तो भैया सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
अगला देख लेते हैं बच्चों कि रक्त पर जो आवेश होता है वो निगेटिवली चार्ज होते हैं ब्लड। ठीक है जी, तो बच्चों 55 सवाल आज मैं लेकर के आया था। अब सोच लीजिए कि ये अभी लिमिटेड कंटेंट था, इसमें सिर्फ 4-5 चैप्टर ही मैंने इंक्लूड किया था। केमिस्ट्री का भी बहुत चैप्टर मैं इंक्लूड नहीं किया था इसमें, क्योंकि रीजन ये है कि मैं इस साल अभी और पढ़ाया नहीं हूं। तो चैप्टर जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे आप लोगों के लिए लगा मतलब दमदार सेशन मिलता रहेगा, फिल्टर करके कंटेंट आएगा जो सीधे एग्जाम से रिलेटेड होगा और आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, फिर हम और कंटेंट अच्छा बनाएंगे आप सबके लिए। तो कोशिश है आप सबके लिए, तो बच्चों शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। और मिलते रहेंगे हम आपके साथ बराबर लाइव क्लासेस के माध्यम से, इंटरेक्शन करते रहेंगे। तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ, सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और क्लास 10th के बच्चों के लिए एसएसवी एकेडमी जिंदाबाद है, कंटेंट दे रहे हैं, वीडियो हम खुद दे रहे हैं उस पर। तो जो भी आपके क्लास 10th के बच्चे होंगे एक बार हमारे कहने पे सजेस्ट कर दीजिएगा उनको कि वो एक बार चैनल पे जाके वीडियो देख लेंगे। इसमें मेरा स्वार्थ बस इतना है कि बच्चे जुड़ जाएंगे और कुछ सीख लेंगे। बच्चों का स्वार्थ इतना होगा कि वो कुछ फ्री में पढ़ लेंगे, कुछ बेहतर जान लेंगे, सीख लेंगे। ये हमारी एक कोशिश है और आपके कोशिश से आपके छोटे भाई बहन पढ़ पाएंगे। धन्यवाद बच्चों, कमेंट जरूर करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।